नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की ये जो क्लास है वो हम क्लास 10th विज्ञान हिंदी वर्ग में जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे या पहला अध्याय जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारक ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। रक्तचाप किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया था। हृदय, मानव हृदय के द्वारा रक्त के ऊपर एक दबाव उत्पन्न किया जाता है और उस दबाव के कारण से रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अब रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित यह जो रक्त है वो रुधिर वाहिनियों की दीवार पर बाहर की ओर एक दबाव उत्पन्न करता है, वही क्या है, रक्तचाप। यानी कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त के द्वारा वाहिनियों की या खास तौर से धमनियों की भित्ति पर उत्पन्न दाब रक्तचाप कहलाता है। इसका मापन जो है वो किया जाता है रक्तचाप मापी के द्वारा या स्फिग्मोमैनोमीटर जो है उसके द्वारा इसे मापते हैं। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, एक प्रकुंचन दाब और एक अनुशिथिल दाब। हृदय जब संकुचित अवस्था में होता है, हृदय पेशियों में संकुचन होता है तो रुधिर दाब बढ़ता है, वह प्रकुंचन दाब है। और एक सामान्य व्यक्ति का प्रकुंचन दाब जो है वो होता है 120 mmHg के बराबर। जबकि दूसरा जो है वो अनुशिथिलन दाब है, जब हृदय की भित्तियां जो हैं, हृदय भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां जो हैं वो विश्राम अवस्था में होती हैं, शिथिल अवस्था में होती है, उस समय उत्पन्न दाब जो है वो कहलाता है अनुशिथिलन दाब। और एक स्वस्थ व्यक्ति का अनुशिथिलन दाब जो है वो होता है 80 mmHg। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो है वो 120-80 mmHg होता है। अब इसके बाद में हम रक्तचाप से संबंधित कुछ विशेष बातें जो है उनको देखते हैं, जिसमें एक आता है निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर और दूसरा जो है वो है उच्च रक्तचाप। अब निम्न या उच्च रक्तचाप जो है वो किसे कहेंगे? एक सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप जो है वो 120-80 mmHg होता है। यदि लगातार किसी व्यक्ति का रक्तचाप किसी कारण से 120-80 mmHg से कम रहने लगे, जैसे मान ले प्रकुंचन दाब 110 है, ये 70, 110, 70, 100, 70, 100, 60 इस तरह से रहने लगे तो वह स्थिति निम्न रक्तचाप की स्थिति कहलाती है। अब यदि निम्न रक्तचाप होता है तो उसके कारण से रुधिर का प्रवाह है या रुधिर का संचरण जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में कम हो जाता है और विभिन्न अंग जैसे मस्तिष्क हैं, फेफड़े हैं, उन तक रुधिर की आपूर्ति कम होती है। और इन अंगों में यदि रुधिर की आपूर्ति कम होगी तो इनकी जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है और शरीर में थकावट, आलस, इस तरह के लक्षण रहने लगते हैं। शरीर की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और कई बार इन अंगों को बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंच सकती है, जिसके कारण से ये अंग जैसे मस्तिष्क वगैरह है वो पूरी तरह से काम करना भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि रुधिर ही वह कारक है जो इन अंगों को पोषक तत्व और रक्त की आपूर्ति करता है। तो निम्न रक्तचाप की स्थिति में क्या होगा, लगातार निम्न रक्तचाप रहने के कारण से शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क में रुधिर की आपूर्ति कम होती है, जिसके कारण से पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है और इनके कारण से इन अंगों की कार्य प्रणाली जो है उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कई बार ये पूरी तरह से फेल भी हो सकते हैं। फिर है उच्च रक्तचाप की स्थिति। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, जब बीपी हाई हो जाता है तो वो स्थिति, यानी किसी व्यक्ति का रक्तचाप यदि लगातार 120-80 mmHg से ऊपर रहने लगे, 120-80 का से ऊपर का मतलब 130-90, 140-90 या 140-100 इस तरह से रहने लगे, 150-100 ये रहने लगे, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप की स्थिति कहेंगे। और उच्च रक्तचाप की स्थिति के कारण से रुधिर का प्रवाह विभिन्न अंगों में बढ़ जाता है, जिससे उनमें ज्यादा संचार होने लगता है ऊर्जा वगैरह का, और वो स्थिति जो है वो है भी अंगों की कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालती है। सामान्य स्थिति बनी रहनी जरूरी है। यदि रक्तचाप ज्यादा हो जाता है तो भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाता है तो भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
अब उच्च रक्तचाप का जो कारण है वो क्या होगा, किन कारणों से शरीर में ब्लड प्रेशर या बीपी जो है वो हाई रहने लगता है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनके कई सारे कारण हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे गुस्सा, तनाव, इस प्रकार की व्यग्रता, ये जो स्थितियां हैं इनके कारण से हाई ब्लड प्रेशर या बीपी जो है वो बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा यदि बहुत बारीक आटे से बनी हुई चीजें खाई जाएं, जैसे मैदा है, मैदे से बनी हुई चीजें वगैरह खाई जाएं तो उनके कारण से भी ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ती है। चीनी, तेल, मसाले, घी, इनका यदि ज़्यादा उपयोग, अचार वगैरह इनका खाने में ज़्यादा उपयोग किया जाए तो उससे भी उच्च रक्तचाप की संभावनाएं जो है वो बढ़ने की उच्च रक्तचाप जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं या बीपी जो है वो हाई रहने लगता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ है, चाय है, सिगरेट है, अल्कोहल है, इनके सेवन से भी बीपी जो है वो हाई रहने लगता है। अब उच्च रक्तचाप से बचाव जो है वो कैसे किया जा सकता है, तो बचाव में यदि हम देखें तो हाई ब्लड प्रेशर से यदि बचना है तो एक तो पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां वगैरह जो हैं, सलाद वगैरह जो हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनकी मात्रा भी भोजन में अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा सीलबंद या डिब्बाबंद या पैक जो आइटम आते हैं बाजार वगैरह में मिलते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह, उस तरह की चीज़ें जो है वो कम से कम खानी चाहिए या उनको अवॉइड ही करना चाहिए, उनको खाने नहीं चाहिए। तो सील की हुई चीज़ें या डिब्बाबंद सामग्रियां, खाद्य सामग्रियां जो हैं उनका सेवन जो है वो कम करना चाहिए। इसके अलावा तेल, घी, चीनी, इनका भी सेवन कम से कम करें या खाने में इनका उपयोग जो है वो कम से कम किया जाए। अचार वगैरह या तीखी मसालेदार चीज़ें जो होती हैं उनको कम खाया जाए। इसके साथ साथ में दिनचर्या व्यक्ति के जो है वो भी रक्तचाप को या हृदय की कार्य प्रणाली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नियमित एक्सरसाइज करना, तेज चलना, आधे घंटे तक तेज चाल से चलते रहना या 2-4-5 मिनट दौड़ लगाना, लगातार एक्सरसाइज वगैरह करना, काम वगैरह करना, जिससे शरीर जो है उसमें रक्तचाप जो है वो सामान्य बना रहे, इस तरह का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और एक नियमित दिनचर्या जो होती है उसमें योग, व्यायाम, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थान जो है वो देना चाहिए। प्राणायाम या इस तरह के जो योग वगैरह है भारतीय योगे, उनको अपनाना चाहिए। इसके अलावा जिन चीज़ों से ये होता है उनसे बचकर रहें, खास तौर से सिगरेट है, शराब है, इनसे जो है वो बचकर रहना चाहिए। तो ये इस तरह से रक्तचाप जो है उसमें विभिन्न चीज़ें जो हमने पढ़ी, एक कुछ मुख्य बातें जो याद रखनी है वो एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब या रक्तचाप कितना होता है, ये मापन कैसे किया जाता है, किस युक्ति के द्वारा, वो है रक्तचाप मापी या दूसरा नाम स्फिग्मोमैनोमीटर, उनके द्वारा। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार इसके होते हैं, एक प्रकुंचन दाब और एक अनुशीतलन दाब। और फिर निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप क्या है, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचाव जो है वो कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ और जो कारक हैं उनको हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे, जिसमें कुछ विशिष्ट कारक जो हैं वो आते हैं मादक पदार्थ या विषैले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ भी जिनको हमें कह सकते हैं। तो विषाक्त पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये विषाक्त पदार्थ जो है इनको इंटॉक्सिकेंट कहते हैं, विषैले पदार्थ हैं और ज़्यादातर जो हैं ये नशा उत्पन्न करने के लिए काम में लिए जाते हैं, इसलिए इनको मादक पदार्थ भी कहा जाता है, जो मद या नशे की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मादक पदार्थ हम किनको कहेंगे, भोजन के अलावा या भोजन के रूप में लिए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिससे शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है या सामान्य कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो विषाक्त पदार्थ या मादक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें हम कई मादक पदार्थों का शरीर पर पड़ने वाला जो असर है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, एल्कोहल है, अफीम है, इनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मादक पदार्थ या विषैला पदार्थ आता है वो है गुटखा। गुटखा जो है वो किसे कहते हैं, यह एक मिश्रण होता है जिसमें मुख्य घटक जो है वो सुपारी होगा। सुपारी के अलावा इसमें जो सिंथेटिक
संश्लेषित मिठाई वगैरह आती हैं उनको मिलाया जाता है। सुगंध वगैरह के लिए इलायची, लौंग वगैरह जो है वो भी इसमें डाले जाते हैं। इसके अलावा कत्था और चूना जो है उनका ये मिश्रण होता है और कई बार इसमें तंबाकू जो है वो भी मिलाया जाता है। ऐसे मिश्रण को हमें गुटखा कहते हैं। और गुटखे का अधिक सेवन यदि किया जाए तो इसके जो नुकसान हैं उनमें एक तो आर्थिक क्षति जो है वो इसमें शामिल की जाएगी, क्योंकि इनमें खर्चा जो है वो होता है रुपए पैसे का, जिसके कारण से आर्थिक क्षति जो है वो तो होती है। लेकिन मुख्य रूप से शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण से एक विशेष स्थिति, एक विशेष रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसको जरूर से अंडरलाइन करके ध्यान में रख लें। सब म्यूकस फाइब्रोसिस किस कारण से होता है? तो ये गुटखा के सेवन के कारण से होता है। और इस स्थिति में होता क्या है सब म्यूकस फाइब्रोसिस की स्थिति में? इस स्थिति में जबड़े, दोनों जबड़े, ऊपरी और निचले जबड़े जो हैं उनको जोड़ने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, रेखित पेशियां, फाइब्रस मसल्स, वो बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, उनमें फुलावट आ जाती है और उसके कारण से वो जकड़ जाती है, उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण से मुंह का खुलना जो है वो कम हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जितना मुंह खोल सकता है उतना मुंह गुटखा सेवन करने वाला व्यक्ति जो है वो नहीं खोल सकता। उसका कारण क्या है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस की स्थिति। तो गुटखा के सेवन के कारण से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें जबड़े की मांसपेशियां जो है वो कठोर हो जाती हैं या जकड़ जाती है और उसके कारण से व्यक्ति अपने जबड़े को पूरी तरह से खोल नहीं पाता है। इस स्थिति को हम कहेंगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस की स्थिति। तो ये चीज ध्यान में रख लें। इसके बाद में दूसरा जो मादक पदार्थ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है तंबाकू। तंबाकू जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब तंबाकू में कुछ चीजें जो हैं वो पहले थोड़ी सी ध्यान में रख लें। तंबाकू जो है वो एक पादप से प्राप्त होता है। उस पादप का नाम ध्यान में रखना है, निकोटियाना टैबेकम। तो निकोटियाना टैबेकम या टोबैकम जो है वो भी इसे कहा जाता है। तो निकोटियाना टोबैकम नामक पादप से यह प्राप्त होता है। पादप का कौन सा भाग है? पर्ण, पत्ती। ये जो है वो तंबाकू के रूप में काम में ली जाती है। पत्तियां जो है वो प्राप्त करने के बाद में उन पत्तियों को सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उनका प्रसंस्करण किया जाता है और उस प्रसंस्करण के कारण से तंबाकू जो है उसमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो मादकता या नशीलेपन का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो निकोटियाना टैबेकम नामक पादप से यह प्राप्त होता है। इसमें पत्ती जो है वो इसका उपयोगी भाग है। कुल भी इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लें, ये निकोटियाना टैबेकम जो है वो सोलेनेसी कुल का पादप होता है, जिस कुल में बैंगन, टमाटर, मिर्च, आलू इस तरह के पादप पाए जाते हैं, उसी कुल का ये पादप होता है। इनकी पत्तियों में एक विशेष एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड नाइट्रोजन युक्त ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः खारे होते हैं और जिनका कोई ना कोई औषधीय महत्व होता है। तो औषधीय महत्व के होते हैं, लेकिन ज्यादा उपयोग करने पर ये मादक प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर देते हैं और इनकी लत लग जाती है। उन पदार्थों को एल्केलॉइड कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों में भी एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसको कहा जाता है निकोटिन, और इसी के कारण से तंबाकू की लत व्यक्ति को लग जाती है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखोगे। तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है? निकोटियाना टोबैकम की पत्तियों से। और किसमें कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटिन नामक एल्केलॉइड जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद में है तंबाकू सेवन से होने वाली हानियां। तंबाकू के कारण से क्या हानियां होती हैं तो उनकी हम बात करें तो तंबाकू सेवन से कई सारी हानियां जो हैं वो हो सकती हैं, चाहे वो तंबाकू को चबाने से हो या धूम्रपान करने से धुएं के रूप में उसे पीने से हो या नशवार वगैरह के रूप में उसे चाहे सूंघने से हो। अलग अलग प्रकार से ये हानियां पहुंचाता है। पहली जो हानि है वो है कैंसर की संभावनाओं का बढ़ना। तंबाकू उत्पाद वगैरह यदि हम देखें तो उनके ऊपर कैंसर से संबंधित चेतावनियां जो हैं वो लिखी हुई होती हैं कि तंबाकू के सेवन से या धूम्रपान वगैरह से कैंसर की संभावना रहती है। खास तौर से यदि धूम्रपान वगैरह किया जाता है तो श्वास नली, फेफड़ों का कैंसर, या चबाया जाता है तो मुंह का, गले का, ये कैंसर होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं।
तो पहला जो दुष्प्रभाव है तंबाकू सेवन का वो है कैंसर होने की संभावनाओं का बढ़ना, जिसमें मुंह, जीभ, गला, फेफड़े इनका कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा तंबाकू जो है उसमें निकोटिन पाया जाता है और ये निकोटिन जो है वो पतली धमनियां जो होती हैं उन धमनियों की भित्ति में जम जाता है और धमनियों की भित्ति में यानी पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, इनमें जब इनका जमाव हो जाता है तो भित्ति मोटी हो जाती है और भित्तियों की मोटाई बढ़ने के कारण से उनमें ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इसके कारण से रक्तचाप जो है वो बढ़ने की संभावना होती है और इसके कारण से हृदय संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह जैसी संभावनाएं जो है वो उत्पन्न होने लगती हैं। तो दूसरा जो हानि है वो हो गई निकोटिन के कारण से, जो हृदय की भित्ति की मोटाई को बढ़ा देता है और उसके कारण से हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि धूम्रपान वगैरह किया जाता है किसी प्रेग्नेंट महिला के द्वारा, गर्भवती महिलाओं में भी सिगरेट वगैरह पीने का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें भी हानि होती है। गर्भवती महिला यदि तंबाकू का सेवन करती है तो उसमें गर्भवती में भ्रूण जो है, गर्भस्थ भ्रूण जो है उसका विकास या उसका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु का विकास जो है वो कम हो जाता है या धीमा हो जाता है और उसका विकास पूरी तरह से सही प्रकार से नहीं हो पाता। और एक अंतिम जो दुष्प्रभाव है, 4 दुष्प्रभाव ध्यान में रखने। अंतिम दुष्प्रभाव है जब सिगरेट या बीड़ी वगैरह का धूम्रपान या चिलम, हुक्का वगैरह ये पिए जाते हैं तो इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये सांस के साथ में हमारे फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से रुधिर में भी चली जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो फेफड़ों के द्वारा जब रुधिर में पहुंचती है तो रक्त में पहुंचकर ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है और हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देती है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है, तो यूं कह सकते हैं कि आरबीसी नष्ट होने लगती है। हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाएं यदि नष्ट हो जाएं तो इनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो है गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये कार्य कम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बहुत ज्यादा विषैला प्रभाव पड़ता है हीमोग्लोबिन पर और उसके कारण से हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगती है, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन के नष्ट होने के कारण से गैसों का परिवहन जो है, खास तौर से ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो बहुत घट जाती है और इसका भी शरीर के विभिन्न अंगों पर बुरा या फिर घातक प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरा जो इंटॉक्सिकेंट या विषाक्त पदार्थ या मादक पदार्थ हैं उनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद में तीसरा जो मादक पदार्थ या विषाक्त पदार्थ है उसका अध्ययन हम करेंगे, कैसे वो प्राप्त होता है, क्या उसके नुकसान है, ये सारी चीजें। अगला जो मादक पदार्थ है या विषाक्त पदार्थ है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल या इसे हमें मदिरा भी कह सकते हैं। अल्कोहल मदिरा का ही घटक होता है। अलग अलग प्रकार की जो शराब होती है, शराब का मुख्य घटक ये होता है। शराब के कारण से जो नशा उत्पन्न होता है वो नशा अल्कोहल के द्वारा ही होता है। अल्कोहल जो है इसका रासायनिक सूत्र यदि हम देखें तो ये सूत्र होता है इसका CH3CH2OH, इस तरह से इसे लिखा जाता है। या दूसरा तरीका C2H5OH, यानी ऑल OH समूह जुड़ा होता है 2 कार्बन वाले यौगिक के साथ में। तो यह पदार्थ हो गया। इसे दूसरा नाम जो है वो एथेनॉल भी दिया जाता है। तो यूं पूछा जाए कि शराब का या मदिरा का मुख्य घटक क्या है, तो उसमें अल्कोहल भी कह सकते हो, और विशेष रूप से कौन सा अल्कोहल, एथेनॉल या जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं वो। और एथिल अल्कोहल का सूत्र ये है, तो कोई से भी तरीके से याद रख लो, सूत्र इन दोनों में से कोई सा एक याद रख लेना, नाम इन दोनों में से कोई सा एक याद रख लेना, दोनों नाम सही हैं। एथेनॉल भी है और एथिल अल्कोहल भी है। एथेनॉल आयुर्वेदिक नाम है, एथिल अल्कोहल जो है वो इनका रूढ़ नाम है। तो ये अलग अलग प्रकार की शराब में पाया जाता है, बस इसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, बाकी शराब का मुख्य घटक यही होता है। तो ये चीज ध्यान में रखें। और इसके बाद में दूसरी चीज जो है वो है
अल्कोहल के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। अल्कोहल का सेवन जब किया जाता है तो उसके कारण से शरीर को क्या हानियां होती हैं या इसके कारण से क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसका पहला जो प्रभाव है शराबी व्यक्तियों में ये देखने में आता है, यदि अल्कोहल का सेवन यदि किया जाए तो ये यकृत को बहुत ज़्यादा, लीवर को नुकसान पहुंचाता है। यकृत में पहुंचकर ये एथेनॉल जो है वो एल्डिहाइड में, या एथिल एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं, या एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड सीधा सा ये ध्यान में रखें। एल्डिहाइड एक श्रेणी है, उसमें एथिल एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो यह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है और एल्डिहाइड जो है वो बहुत ज़्यादा विषाक्त पदार्थ होता है और इस विषाक्त पदार्थ के बनने के कारण से ही सर दर्द होना या इस तरह के जो दूसरे प्रभाव हैं जो यकृत पर या मस्तिष्क पर पड़ते हैं या पूरे शरीर पर ही पड़ते हैं, वो सारे प्रभाव जो है वो इसके कारण से दिखने लगते हैं। तो पहला प्रभाव यह यकृत में पहुंचकर, कौन, अल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल में पहुंचकर एल्डिहाइड जैसे विषैले पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों खास तौर से मस्तिष्क और यकृत के लिए विषाक्त पदार्थ होता है, उनको ये हानि पहुंचाता है। इसके बाद में दूसरा जो इसका प्रभाव है वो पड़ता है मस्तिष्क पर। मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है, मस्तिष्क का एमिग्डाला भाग विशेष तौर से प्रभावित होता है, लेकिन उस नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ये ध्यान में रखें, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। और मस्तिष्क वो अंग है जो शरीर का समन्वयन बनाए रखने का, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का और नियंत्रण का काम करता है। तो मस्तिष्क के प्रभावित होने के कारण से अल्कोहल का सेवन करने से शरीर में नियंत्रण और समन्वयन जैसी जो क्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती, उनमें बदलाव आ जाता है और शरीर का नियंत्रण और समन्वयन नहीं होने के कारण से, जैसे शराबी व्यक्ति है वो सीधा नहीं चल सकता, चलते हुए लड़खड़ाता है, गिर जाता है, अपने शरीर को संभाल नहीं पाता, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क प्रभावित होने के कारण से होती हैं, यानी ये नियंत्रण और समन्वयन की क्रिया को प्रभावित करता है। और इसी कारण से जब व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी वगैरह चलाता है तो उस स्थिति में उसका समन्वय, शरीर के अंगों का समन्वय नहीं है कि कितनी स्पीड पर चलना है, किस तरफ मोड़ना है, कितना कब ब्रेक लगाना है, रेस कितनी रखनी है, ये क्रियाएं नहीं कर पाता और इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दूसरा इसका जो दुष्प्रभाव है वो ये हो गया कि इसके कारण से शरीर का नियंत्रण और समन्वय प्रभावित होता है और इसके कारण से कार्य क्षमता जो है वो घट जाती है और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जो हैं वो इसके कारण से बढ़े जाती हैं। इसके अलावा ये मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है और मस्तिष्क को प्रभावित करने के कारण से स्मृति जो है उसमें कमी आने लगती है। शराबी व्यक्ति की याददाश्त जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है या उसकी याददाश्त में कमी आती है और साथ ही तंत्रिका तंत्र जो है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो याददाश्त में या स्मृति में कमी इसके कारण से आती है। इसके अलावा यह हमारे हृदय में, रुधिर के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण को प्रभावित करता है। हृदय जो है, हृदय नहीं, यकृत ही, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण क्रियाओं को ये प्रभावित करता है और ये दोनों, इनके उपापचय से संबंधित होने वाली क्रियाएं जो है वो प्रभावित होने के कारण से यकृत जो है वो फूल जाता है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम बनते हैं, उसके बजाय वसा ज़्यादा बनने लगती है और इसके कारण से यकृत में सूजन आ जाती है, जिसको बोलते हैं वसीय यकृत स्थिति, फैटी लीवर। तो लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये खास तौर से ध्यान में रखें, यकृत से, लीवर से संबंधित एक बीमारी होती है। लीवर को सबसे ज़्यादा, लीवर और मस्तिष्क को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है अल्कोहल। तो इसके कारण से वसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। उसमें होता क्या है, यकृत में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण से संबंधित क्रियाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा ये सोशल इमेज, समाज में जो प्रतिष्ठा होती है व्यक्ति की, उसको भी नुकसान पहुंचाता है।
शराबी व्यक्ति जो है उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है या लोग उनकी प्रतिष्ठा को कम मानते हैं, हीन नज़रों से उन्हें देखा जाता है। इसके अलावा शारीरिक हानि के साथ साथ और सामाजिक हानि के साथ साथ आर्थिक हानि जो है वो भी होती है। आर्थिक हानि यानी शराब में पैसा वगैरह खर्चे होता है और कई लोगों के घर ज़मीन वगैरह जो है वो भी बिक जाते हैं। तो आर्थिक नुकसान भी होता है और सामाजिक नुकसान जो है वो भी इसके कारण से होता है। तो दुष्प्रभाव क्या हुए शराब के या अल्कोहल के सेवन के? पहला, यकृत में पहुंचकर अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है, जो एक विषाक्त पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। मस्तिष्क को प्रभावित करता है जिसके कारण से नियंत्रण और समन्वय जैसी क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाती। इसके कारण से एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। स्मृति में कमी आती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण से संबंधित क्रियाएं जो यकृत में होते हैं वो रुक जाते हैं और उसका भी नुकसान पहुंचता है, जिससे वसीय यकृत रोग हो जाता है। और इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक नुकसान या क्षति जो है व्यक्ति को वो भी इनके कारण से होती है। तो ये 3 प्रकार के विषाक्त पदार्थ जो हैं उनके बारे में और रक्तचाप जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में इस चैप्टर का अंतिम जो पार्ट है, थोड़ा सा छोटा जो पार्ट रह गया है, उसको हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में एक साथ यदि देखें तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना है। इनमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। गुटखा क्या होता है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं, उसके कारण से नुकसान क्या होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, उसको ध्यान में रखें। दूसरा, तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है, निकोटियाना टैबेकम से। उसमें कौन सा एल्केलॉइड होता है, निकोटिन। और उसके नुकसान क्या हैं, तो उसके नुकसान एक तो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जिससे रक्त की या आरबीसी की गैसों के परिवहन की या ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता में कमी आती है। गर्भवती महिला में यह भ्रूणीय विकास को कम कर देता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान जो है वो इससे होता ही है, साथ में कैंसर वगैरह की संभावनाएं जो हैं वो भी इसके कारण से बढ़ जाती हैं। निकोटिन जमा होने से, हृदय वाहिनियों में जमा होने से हृदय रोगों की संभावना भी बढ़ाता है। फिर अल्कोहल, इसका मुख्य घटक क्या है या सूत्र क्या है, C2H5OH ये कहें या चाहे ये कहें, दोनों एक ही बातें हैं। और एथेनॉल या एथिल अल्कोहल इसका मुख्य घटक होता है। दुष्प्रभाव यकृत और मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।